कैशलेस हेल्थ कार्ड को अप्लाई करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आवेदक परिवार के किन किन सदस्यों को आश्रित के तौर पर जोड़ सकता है और उन सब के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। आश्रित कौन कौन बन सकता है? सरकारी सेवक यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी, और यदि महिला है तो उसका पति। सरकारी सेवक के माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त पुत्रियां या फिर बहनें, अवयस्क भाई, सौतेली माता जो सामान्य तौर पर सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो और उसी के साथ निवास कर रही हो। आश्रित के लिए आयु सीमा: पुत्र जिसकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा ना हो या फिर जिसका विवाह ना हुआ हो। पुत्री जो अभी तक सेवा योजित ना हुई हो या फिर जिसका विवाह ना हुआ हो। ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो, जीवन पर्यंत आश्रित बना रह सकता है। ऐसा भाई जो अभी वयस्क नहीं है, आश्रित रह सकता है केवल तब तक जब तक भी वह वयस्क ना हो जाए। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त पुत्री अथवा बहन जीवन पर्यंत आश्रित के तौर पर रह सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु यह होगा कि इनमें से किसी भी सदस्य की मासिक आय सभी स्रोतों से यदि 3500 रुपये से ज़्यादा है तो उसे आश्रित के तौर पर नहीं माना जा सकता। आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक और उसके आश्रितों का सबका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सभी का आधार कार्ड होना जरूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब केवाईसी होती है तो उसमें ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब आवेदन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एड्रेस बार में sex.up.gov.in टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, जिससे सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। इस वेबसाइट में आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर डालकर नीचे कैप्चा कोड एंटर कर देंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस तरह मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। अब मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा। आगे की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम यह आवेदन एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा हेल्थ कार्ड के लिए कर रहे हैं। अतः सबसे पहले नंबर पर लिखा है एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स, इसमें आपको एम्प्लॉयज़ का चयन करना होगा। दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा विभाग का नाम, इसमें आपको होम सेलेक्ट करना होगा। तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं कार्यालय का जनपद, इसमें आपको उस जनपद का चयन करना होगा जहां से आपकी सैलरी आती है, अर्थात जहां पर आपकी नियुक्ति है। चौथे नंबर पर आप देखेंगे डीडीओ कोड, इसमें आप 2551 दर्ज कर देंगे। पाँचवें नंबर पर आपको दिखेगा वर्तमान पदनाम, इसमें आप चूँकि एक कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अतः यहाँ पर कांस्टेबल का चयन कर लेंगे। अब इसके बाद पे बैंड और लेवल के लिए हम लेवल 3 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कार्यालय का नाम। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अभी कार्यालय का जनपद में गोरखपुर सेलेक्ट किया था, अतः कार्यालय के नाम में हम एसएसपी गोरखपुर टाइप करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर आपको दिखेगा आवेदक का नाम, यहाँ हम आवेदक का नाम दर्ज कर देंगे। जन्म तिथि में आवेदक की जन्म तिथि का चुनाव करेंगे। उसके बाद सेवानिवृत्त की तिथि। सेवानिवृत्त की तिथि निकालने के लिए जो जन्म तिथि का वर्ष होता है उसमें 60 वर्ष जोड़ देते हैं, और जो महीना होता है उसकी अंतिम तारीख को ही किसी की सेवानिवृत्ति की तिथि मानी जाती है। यदि जन्म की तिथि 1 तारीख होती है किसी भी महीने की, तो सेवानिवृत्त की तिथि उसके पिछले महीने की आखिरी तारीख को माना जाता है। इस तरह से हम सेवानिवृत्त की तिथि को निकालते हैं। उसके बाद लिंग में चयन करेंगे पुरुष या स्त्री का। तो यहाँ पर हम एक पुरुष के लिए आवेदन कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हम पुरुष का चयन कर लेंगे। पिता या पति के नाम में आवेदक के पिता का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पहले से जो लॉगिन के समय हमने इस्तेमाल किया था स्वतः ही दिखाई देगा। ईमेल आईडी में आवेदक की ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे। आधार कार्ड में आवेदक का आधार कार्ड सही दर्ज करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर ये गलत हो जाती हैं तो आवेदक लॉगिन नहीं कर पाएगा और उसके बाद केवाईसी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जनपद में आवेदक के गृह जनपद का चयन करेंगे और उसके बाद पता आधार के अनुसार, यानी कि जो पता आवेदक के आधार कार्ड में होगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव अपने मन मुताबिक नहीं किया जाएगा। इतना करने के बाद सबसे लास्ट में 17वें नंबर पर आपको मिलेगा फ़ोटो ऑफ एम्प्लॉइज़, यानी कि आवेदक का फ़ोटो। यहाँ पर एक फ़ोटो का चयन करेंगे जिसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद घोषणा में दिए गए दोनों चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और कैप्चा कोड को एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर कंफर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक प्रीव्यू के लिए पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसकी सभी एंट्रीज आपको ध्यानपूर्वक चेक करनी है। यदि इस फॉर्म में आपको कोई भी एंट्री गलत दिखाई देती है तो एडिट एप्लीकेशन पर जाकर उसे ठीक किया जा सकता है। अन्यथा आपसे पूछा जाएगा, क्या आप अपने आश्रितों को जोड़ना चाहते हैं? यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है यदि आप आश्रित को अभी जोड़ना चाहते हैं। यदि आप आश्रितों को अभी नहीं जोड़ना चाहते, बाद में जोड़ना चाहते हैं, तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आश्रितों को अभी जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर यस का चयन करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ डिपेंडेंट के तौर पर सबसे पहले हम आवेदक के पिता को जोड़ेंगे। तो डिपेंडेंट नेम के अंदर आवेदक के पिताजी का नाम डाल देंगे। जेंडर में मेल का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फादर चुनेंगे और फादर में आवेदक के दादाजी का नाम लिखेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में आवेदक के पिता की जन्मतिथि का चुनाव करेंगे और उसके बाद मैरिटल स्टेटस के अंदर विवाहित को सेलेक्ट करेंगे। अब आधार कार्ड के अंदर आवेदक के पिता का आधार संख्या बिल्कुल ठीक दर्ज करेंगे। हैंडीकैप में यदि कोई दिक्कत है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। अब रिलेशन विद एम्प्लॉय ऑब्लिक पेंशनर्स में हम डिपेंडेंट का आवेदक से क्या रिलेशन है उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम आवेदक के पिता को ऐड कर रहे हैं, अतः हम यहाँ पर फादर का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दिया हुआ है, इसका चुनाव हम तब करेंगे जब हमने हैंडीकैप के अंदर यस का चुनाव किया होता। अगर यस का चुनाव नहीं किया है, नो का चुनाव किया है, तो इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसके अंदर हम ये बताएंगे कि आवेदक के पिता एम्प्लॉयड हैं अथवा अनएम्प्लॉयड हैं। यहाँ पर आवेदक के पिता अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम अनएम्प्लॉयड का चुनाव कर रहे हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम तभी अटैच करेंगे जब हमने हैंडीकैप के अंदर यस का चुनाव किया होता। हमारे केस में ऐसा नहीं था, हमने नो का चुनाव किया था, तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। मंथली इनकम के अंदर चूँकि हमने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को अनएम्प्लॉयड चुना है, अतः मंथली इनकम को हम 0 दर्ज करेंगे और उसके बाद अपलोड पिक्चर के अंदर जाकर हम आवेदक के पिता की एक ऐसी फ़ोटो जो 20 KB की हो यहाँ पर अटैच कर देंगे और अंत में ऐड डिपेंडेंट पर क्लिक करके आवेदक के पिता को डिपेंडेंट के तौर पर जोड़ देंगे। अब इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आवेदक के अन्य डिपेंडेंट जैसे आवेदक की माता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या अन्य कोई व्यक्ति जो उस पर आश्रित है, सभी को जोड़ देंगे। अब सभी डिपेंडेंट ऐड होने के बाद सारी डिटेल ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे। ध्यान रखें कि सभी के आधार कार्ड बिल्कुल ठीक होने चाहिए,
अन्यथा KYC के समय आप अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सभी डिटेल चेक करने के बाद नीचे चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर कंफर्मेशन के लिए ओके करेंगे और इस तरह आपका आवेदन पत्र पूर्ण हो जाएगा। अभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेव्ड एज ड्राफ्ट। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले हम इसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे। अतः प्रिंट पर क्लिक करेंगे और कंफर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम PDF जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई और डिपेंडेंट आप जोड़ने से रह गए हैं या बाद में जोड़ना चाहते हैं, तो अभी आप सेव एज ड्राफ्ट में ही इसे रहने दें और जब हम सारे डिपेंडेंट जोड़ लेंगे उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके इसे आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हमारे सभी डिपेंडेंट यहाँ ऐड हो चुके हैं, अतः हम यहाँ पर इसे सबमिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉरवर्डेड, अर्थात DDO के पास आपका फॉर्म सबमिट होकर पहुँच चुका है। आप जैसे ही DDO इस फॉर्म को अप्रूव कर देंगे, आप KYC कराकर अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हेल्थ कार्ड की KYC कराने और उसे डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आगे की सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।